बात करते हैं नए चैप्टर की, नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का हेडिंग है, नहीं डाला, चलो कोई बात नहीं। टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या क्या टर्म यूज होते हैं, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसमें मैंने लिखा है K4FeCN6, ठीक है। एक बड़ा ब्रैकेट है, आप देख रहे होंगे। ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसको कोऑर्डिनेट स्फीयर कहा जाता है। ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट या राइट में कुछ हो सकता है, उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन स्फीयर, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो। बीच में ब्रैकेट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है एटम जो लुईस एसिड की तरह वर्क करता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है, और दूसरा होता है लिगेंड जो लुईस बेस की तरह वर्क करता है और वो इलेक्ट्रॉन देता है। जो एटम, मोस्टली ये मेटल होता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, वो ऐसे लिखा जाता है। पहले ब्रैकेट के जस्ट बाद वही लिखा जाता है। उसके बाद लिगेंड आता है। लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, लोन पेयर डोनेट करना, चाहे वो उसके पास लोन पेयर हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन हो, उसको भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में लोन पेयर मान लेते हैं। तो लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। अब एक लिगेंड जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, तो एक लिगेंड जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने बॉन्ड बनेंगे, और जितने बॉन्ड सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में बनेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए 4 लिगेंड है, 4 बॉन्ड बन गया, या 2 लिगेंड है लेकिन एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 लिगेंड 4 बॉन्ड बना गया। तो कुल हमें बॉन्ड गिनना है, खाली लिगेंड की संख्या से नहीं मतलब है। जितने बॉन्ड बनते हैं वो बोला जाता है ऑक्सीडेशन, वो बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ मैंने लिखा है नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो पहला बॉन्ड बनता है लिगेंड और सेंट्रल एटम के बीच में, उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। कुछ ऐसे भी लिगेंड हैं जो उसके बाद पाई बॉन्ड भी बनाते हैं, लेकिन हमको उसको नहीं गिनना है। जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो बिटवीन सी एंड लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने भी बॉन्ड बनेंगे। अच्छा, कोऑर्डिनेट स्फीयर, ये बड़े वाला ब्रैकेट है, इसको कोऑर्डिनेट स्फीयर बोला जाता है। मैंने सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी शायद बता दी। अब बात करते हैं लिगेंड की, कि टाइप्स ऑफ लिगेंड, लिगेंड कितने तरह के होते हैं। तो पहला है मोनोडेंटेड लिगेंड, इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल तीनों तरह के होते हैं। कुछ लिगेंड मैंने नाम लिख के बताए हैं, बाकी आप अपने बुक से देख लेंगे। वैसे तो जितने की ज़रूरत है मैंने लिख दिया है। हेलाइडो मतलब फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, इन सबको हेलाइडो बोला जाएगा। OH को हाइड्रोक्सो। अच्छा, मोनोडेंटेड लिगेंड का मतलब है कि वो केवल एक बॉन्ड बनाते हैं। अब जैसे हमारा यहाँ पर CN लिखा है, साइनो एक बॉन्ड बनाता है, तो 6 साइनो ले लिया तो 6 बॉन्ड बना गया, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट नहीं करता, ये 6 नंबर ऑफ लिगेंड को डिनोट करता है। कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमको अंदाजा लगाना होगा कि क्या होगा। ये मोनोडेंटेड था तो 6 बॉन्ड बना रहा था तो 6 हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए यही है लिगेंड और ये लिगेंड अगर 4 हो, मतलब 2 होता, तो एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि बाइडेंटेड है, एक लिगेंड 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 लिगेंड 4 बॉन्ड बनाएगा, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। NH2 माइनस को अमाइडो, HCN माइनस को थायोसाइनेटो, H2O को एक्वा, NH3 को एमीन, ध्यान रखिएगा डबल M है। CO को कार्बोनिल बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिए हैं। ऐसा है कि बहुत ढेर सारे टाइप के लिगेंड होते हैं, इतने टाइप के लिगेंड आपको पढ़ने ही नहीं होते, लेकिन आपकी किताबों में ढेर सारे लिगेंड दिए रहते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप एक नोट बना सकते हैं। बाइडेंटेड लिगेंड, ये 2 बॉन्ड बनाता है। कुछ एग्जाम्पल जैसे ऑक्जेलेटो, इसको OX बोला जाता है शॉर्ट में। जैसे ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन से बना है, ग्लाइसिनेटो GLY से डिनोट कर देते हैं शॉर्ट में। ये है इथेन 1,2 डाइअमीन, मतलब इसको खोल दे तो इथेन और अगल बगल क्या है 2 NH2 लगा है, तो इथेन 1,2 डाइअमीन है। इसको इन
ई एन, छोटा ई और एन से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। इसके बाद अब ट्राइडेंटेट टेट्राडेंटेट ना लिखकर हमने सीधे पॉलीडेंटेट लिख दिया। पॉलीडेंटेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है हमारा वो एडिटा है, एडिटा 4-। इसकी बायोलॉजिकल रोल के बारे में भी आप पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट पूरा नाम है इसका। हेक्साडेंटेट है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 भाई 2 नाइट्रोजन का लोन पेयर और 4 ये नेगेटिव चार्ज, ये 4 और ये 2 टोटल मिला के 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं एक साथ, इसलिए इसको हेक्साडेंटेट बोला जाता है। कहने का मतलब है कि जहाँ 6 मोनोडेंटेट लिगेंड की ज़रूरत है उनको रिप्लेस करके केवल एक एडिटा लेते आए तो काम चल जाएगा। एक आता है टर्म एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है कि ऐसा लिगेंड, द लिगेंड विच कैन बाइंड विद Ca सेंट्रल एटम थ्रू 2 डिफरेंट एटम बट नॉट साइमल्टेनियसली। 2 डिफरेंट एटम से बाइंड कर सकता है, इसके पास एबिलिटी होती है। जैसे Cn- है तो ये C से भी बाइंड कर सकता है और N से भी बाइंड कर सकता है। C से तो साइनो, N से तो आइसोसाइनो। ये थायोसाइनेटो है, अगर S से करता है तो थायोसाइनेटो, N से करता है तो आइसोथायोसाइनेटो। ये O से करता है तो नाइट्रीटो और N से करता है तो नाइट्रो। ये O से करता है तो साइनेटो और N से करता है तो आइसोसायनेटो बोला जाता है। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हैं। यह ध्यान रखिएगा कि इस तरह का एग्जाम्पल जहाँ भी आएगा वहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइज होगा, तो आपको ये वहाँ लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए भी याद रखना। तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसी के नीचे आप लिंकेज आइसोमेरिज्म भी लिख लेंगे। थोड़ा आगे बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। देखिए 2-3 बातें लिखी हुई हैं। पहला लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरा लिखा है सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सिडविक है, जी नहीं बोला जाता है। जॉन विक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, पार्ट उसके देखे होंगे मूवी के, जॉन विक 1 2 3। तो जॉन विक से इसका कोई लेना देना नहीं। ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज ऑन Ca, Ca के ऊपर चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप लोगों को मूल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक में अगर आप देखें तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर आपको केवल ये ध्यान रखना है कि किसके ऊपर कितना चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा Ca का निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप Ca का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं। सोडियम का कितना होता है? +1। कितना सोडियम है? 3। तो कितना हो गया? +3। जिसका निकालना है उसका x मान लो। और Cn के ऊपर कितना चार्ज होता है? Cn के ऊपर -1 होता है, तो टोटल कितना हो गया? -6 इक्वल टू क्या? 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 3 + x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ जाएगा +3। यही ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन गिनती में लिखा जाता है। रोमन मुझे लगता है कि आपको 1 to 10 तो आता ही होगा, उससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं। जैसे यहाँ पे क्रोमियम का निकालना है तो यहाँ पर हमने क्रोमियम का x मान लिया। ईएन, इथेन 1,2 डाइएमीन, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, तो ईएन का क्या हो गया? 0। एक Cl पे कितना चार्ज है? -1, तो 2 Cl पे -2 इक्वल टू, ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है? हाँ, +1। जैसे यहाँ पे ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो 0 कर दिया था, यहाँ पर +1 है तो +1 कर दिया। तो x इक्वल टू क्या हो गया? -2 उधर गया तो कितना हो गया? +3। अब ऐसा नहीं है रट्टा मार लो कि सबका +3 आता है, इत्तेफाकन दोनों का +3 आ गया। फिर सिडविक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर एक टर्म आता है। इसमें क्या करते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर में क्या अंतर है? जो Ca का एटॉमिक नंबर होता है वो एटॉमिक नंबर है, और जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है ये गिना जाता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद Ca के पास अब कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जैसे मान लीजिए कि Fe2+ है, Fe2+ है, तो Fe2+ अगर Fe का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो कितना है? 26। और 2+ का मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन कितने निकाल लिए गए? 2, तो कितने बचे? 24, 24।
Fe2+ है जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है 24। अब इसको 6 लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया या 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इससे बना, तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन आएगा और 12 इलेक्ट्रॉन आएगा, और 24 हमारे पास पहले से था। 24 + 12 कितना हो गया 36। तो ये जो 36 आया नया नंबर, ये है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आपको ये बताना है कि आफ्टर बॉन्डिंग टोटल Ca के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे मान लीजिए कि K4Fe6 है, तो K4Fe6 का सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहाँ पे +4 + x - 6 = 0 एंड x = आ गया +2। Z है एटॉमिक नंबर उस Ca का, कितना है An = 26। भाई आयरन का एटॉमिक नंबर कितना 26 है, 26 लिख दिया। -2 ऑक्सीडेशन नंबर है, x का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है, +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, तो ये कितने बॉन्ड बना रहा होगा ये देखना होगा। एक CN एक बॉन्ड बनाता है, 6 CN 6 बॉन्ड बनाएगा, तो ये हो गया 6। तो ये आ गया कितना 24 + 12 = कितना 36। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं यही वाला क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको, और मुझे याद भी नहीं था कि मैंने यही दे रखा है। चलो ठीक है। अब सिडविक ने ये बोला था कि जो मेरे रूल को फॉलो करेगा उसका एटॉमिक जो नंबर आएगा वो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। नोबल गैस का एटॉमिक नंबर कितना 2 है, 8 है, 18 है, 2, 8, 18, 36, 54, 86, ये नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है। तो उन्होंने बोला कि जो मेरे रूल को फॉलो करेगा उसका एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर आएगा। 36 आया, मतलब ये मेरे रूल को फॉलो करता है और ये ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन सिडविक की ये थ्योरी गलत थी, क्योंकि बहुत से ऐसे कंपाउंड है जिनका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं आता, उसके बावजूद भी वो ज़्यादा स्टेबल है और इनसे ज़्यादा स्टेबल है। जैसे अगर मैं बात करूँ K3Fe6 की, यहीं पर K3Fe6, तो यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +3 आएगा, और ये इसका अगर निकालना होगा तो आ जाएगा 26 - 3 + 2 × 6, और ये आएगा 35 आया। इसका मतलब सिडविक के रूल को फॉलो नहीं किया इसने, सिडविक के रूल को फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब है कि सिडविक के हिसाब से ये कम स्टेबल है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि K3Fe6 इज मोर स्टेबल देन K4Fe6। तो इसका मतलब है कि इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपको EAN निकालना है तो इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। एक बात और, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिसमें CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड होता है, उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर ही होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो अनस्टेबल है, अगर नहीं है तो वो अनस्टेबल है। अब जैसे मान लीजिए कि उसका 37 आ रहा है और 36 आना चाहिए, लेकिन 37 आ रहा है, तो वो अनस्टेबल है। वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 37 से 36 में जाना चाहेगा, मतलब वो क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगर किसी का 35 आ रहा है तो मान लीजिए कि वो क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और वो 36 पे जाना चाहेगा, क्योंकि वो अब क्या हो गया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो ये कार्बोनिल पे केवल वैलिड होता है, बाकी सब पे तो केवल EAN रूल लगाना है, इनका कोई रूल किसी पे वैलिड नहीं हो रहा था। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। नॉमेनक्लेचर में 2 तरीका है। पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा कोऑर्डिनेट स्फीयर कैसा है। जैसे ये जो कोऑर्डिनेट स्फीयर है ये कैटायनिक है, और ये जो कोऑर्डिनेट स्फीयर है उसमें Na प्लस CO CN6 3 माइनस है। ये कोऑर्डिनेट स्फीयर एनाइनिक है। यहाँ पर भी ये K+, तो ये वाला क्या हो जाएगा, एनाइनिक हो जाएगा। ये वाला भी क्या हो जाएगा, एनाइनिक हो जाएगा। अब जैसे ये वाला क्या है कि जैसे SO4 के ऊपर 2 माइनस होता है, तो ये 2 माइनस हटाएंगे तो इस पर 2 प्लस आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैटायनिक हो जाएगा।
तो कैटायनिक या एनायनिक में से कोई भी हो सकता है कोऑर्डिनेट स्फीयर, या न्यूट्रल भी हो सकता है। NiCO4 न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी हो सकता है। लेकिन अब आपको नाम लिखते समय ये ध्यान रखना होगा कि मेरा जो कंपाउंड दिया है उसमें कोऑर्डिनेट स्फीयर कैसा है, कैटायनिक है, एनायनिक है या न्यूट्रल है। क्योंकि दो अलग अलग रूल है, कैटायनिक और न्यूट्रल के लिए एक ही रूल है, देखिए एनायनिक के लिए दूसरा रूल है। तो पहले रूल की बात करते हैं, इफ कोऑर्डिनेट स्फीयर इज कैटायनिक और न्यूट्रल। तो अगर कैटायनिक या न्यूट्रल है तो सबसे पहले आप लिगेंड का नाम लिखेंगे, और लिगेंड का नाम लिखेंगे तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे इसका नाम एमीन है और इसका नाम क्लोराइडो है ना, इसका नाम एमीन है, इसका नाम क्लोराइडो है। तो एमीन और क्लोराइडो में ए पहले आता है, सी बाद में आता है, तो पहले एमीन का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल। फिर नेम ऑफ सी ए कौन है, कोबाल्ट है। कोबाल्ट को जैसे कोबाल्ट नाम बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, वैसे ही सीधे आपको वैसे ही लिख देना है। और फिर ऑक्सीडेशन नंबर आपको इसका निकालना होगा, और निकालने के बाद छोटे ब्रैकेट में रोमन में लिखना होगा। और लास्ट में नेम ऑफ आयनिक स्फीयर, बाहर है आयनिक स्फीयर, इसका नाम हम लिखेंगे जैसे कि बोलते हैं जो भी आयनिक स्फीयर का नाम होता है। जैसे इसका नाम सल्फेट है तो बाहर जो भी है उसका उसी तरीके से नाम लिखते हैं जैसे एनायन में नाम लिखा जाता है, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसी तरीके से उसके नाम लिखे जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम पहले वाले कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हैं, तो पहले हमको ये क्लियर कर देना चाहिए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो यहाँ पे -1 -2 दोनों मिला के -3 है, तो इस पर कितना आएगा, +3 आएगा। आप बोलेंगे सर आप इतना जल्दी क्यों निकाल रहे हैं, तो आप ऐसे निकालिए ना, मैंने कौन सा बोला कि आप जल्दी निकालिए, आप ऐसे निकालिए। भाई मेरे बाल सफ़ेद हो गए, डाई लगाया है मैंने, तो उसका कारण कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए पढ़ाते पढ़ाते, और पढ़ते पढ़ते भी सफ़ेद हो ही गए थे, पढ़ाते पढ़ाते ज़्यादा हो गए, तो इसलिए मैं जल्दी निकाल दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, फिर नियम फॉलो करना है। जब आप जल्दी ना निकाल पाए तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि सर निकाल लेते तो मैं क्यों नहीं निकाल पाता। क्रैश कोर्स में तो कभी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, लॉन्ग कोर्स में ये बात आप सोच सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम मिलता है आपको सोचने का, और उसमें अगर आप कोई बच्चा टीचर से कहता भी है कि सर आप कर लेते हैं हम क्यों नहीं कर लेते, तो टीचर कहता है हाँ तुझे भी ऐसा समझाता हूँ कि तू भी कर लेगा, आज नहीं। तो हम सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। कितना लिगेंड है अपने पास, एमीन में 5, तो बात करेंगे क्या, पेंटा एमीन, Cl क्लोराइडो, कोबाल्ट ब्रैकेट में 3 सल्फेट, ये नाम हो गया। हाँ, जो भी लिगेंड जितना नंबर में होगा वो तो दिखाएंगे ना, जैसे कि 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, ये लिखेंगे। जैसे इसका नाम है, लिगेंड का नाम सबसे पहले लिखना है, तो नाम है टेट्रा कार्बोनिल, Ni क्या है, निकल, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 0, और रोमन में 0 ऐसे लिखा जाता है। आर्यभट्ट ने खोज करी थी, रोम में नहीं हुआ था, है ना। जैसे मैंने अपनी बेटी से पूछा एक बार कि बेटा वो जब वो छोटी थी, छोटे क्लास में थी, अब तो 10th में है, तो वो जब इसको रोमन में गिनती सिखाई गई 3rd या 4th में जिस भी क्लास में, तो उस दिन बड़ा एक्साइटेड होकर मेरे पास आई, बोली कि पापा मुझे रोमन में गिनती आती है। तो मैंने कहा कि अच्छा 50 लिखो, उसने लिख दिया, L या C कुछ बोलते हैं ना, 50 लिख दिया, 100 लिख दिया, सही है। मैंने 21 बोला, 25 बोला, वो लिखती गई। फिर मैंने बोला 0, तो जब मैंने 0 बोला मेरे दिमाग में खुरापात सूझा, मैंने 0 बोल दिया। जब मैंने 0 बोला तो उसने थोड़ी देर सोचा, क्योंकि रोमन में तो सारी की सारी गिनतियाँ लाइन वाली होती हैं, तो उसने 0 बना दिया ऐसे। बोला पापा ये है। अब बोला देखिए सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। तो मैंने बोला ये क्या है, तो बोली पापा 0 तो बंद रहता है ना, तो 0 है, और रोमन में लाइन से लिखा जाता है इसलिए लाइन है। तो फिर उतने छोटे बच्चे को ये नहीं बताया जा सकता था कि अब आर्यभट्ट ने खोज करी थी, ये वो है। अब मैंने एक दिन उससे क्लास 9th में पूछा था कि 0 लिख के बताओ, तो बोले पापा काहे मजाक कर रहे हो।
तो इसका मतलब है कि वो समझ गई थी। धीरे धीरे उम्र के हिसाब से भी आदमी समझ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला कंपाउंड है। एक कंपाउंड का नाम लिख के बताएं आपको। और जैसे मान लीजिए कि आपके पास है मान लीजिए ये कंपाउंड है। तो अगर ये कंपाउंड है तो इसका पहले तो आप लिगेंड का नाम लिखेंगे। इसका नाम है इथेन 1,2 डाइअमीन और इसका नाम है क्लोराइडो। तो ये ई से स्टार्ट होता है, वो सी से स्टार्ट होता है, तो सब पहले लिखेंगे डाई क्लोराइडो। फिर लिखेंगे बिस, फिर लिखेंगे इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन। फिर क्रोमियम, क्रोमियम की स्पेलिंग गलत लिख दी, CH होता है ना, क्रोमियम। फिर ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, इसका -2 इसका -1 है, टोटल -3 हो गया, तो इस पर +3 होगा। भैया इत्तेफाक देखिए हर जगह +3 आता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे +2 आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका नाम हो गया क्लोराइड, क्लोराइड हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर ये नया चीज़ एक घुसा है, आप डाई की जगह बिस, डाई की जगह बिस लगाने का अपना एक तरीका है, अपना एक कला है। क्या है कि जैसे लोग बोल देते हैं कि ऑर्गेनिक लिगेंड में बिस लगाया जाता है। बिस का मतलब डाई, ट्रिस का मतलब ट्राई, टेट्राकिस का मतलब 4 बार किस ले लो तो वो क्या हो गया, टेट्राकिस। और टेट्राकिस हो गया तो क्या बोला जाएगा उसको, 4। अब बिस ट्रिस ऐसे बोला जाता है, बिस ट्रिस की ज़रूरत पड़ती है, टेट्राकिस की नहीं पड़ती। तो जैसे मान लीजिए बिस है, तो आप बिस की जगह पे डाई लगा के देखिए, नाम बदल जाएगा। देखिए डाई इथेन 1,2 डाइअमीन, ऐसा लग रहा है कि इथेन 2 बार है। तो जहां पर नाम की मीनिंग बदलने लगे डाई ट्राई से, उस समय बिस लगाया जाता है। मैं तो ये बोलता हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक लिगेंड में लगा दो बिस, तो मैंने कहा ठीक है लगा दो भाई। तो बिस ऐसे लगेगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो चलिए दूसरे वाले को लेकर आते हैं। देखिए अब बात करते हैं इफ कोऑर्डिनेट स्फीयर इज एनायन। अगर कोऑर्डिनेट स्फीयर एनायन है तो नाम लिखेंगे नेम ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर सबसे पहले। उसके बाद नेम ऑफ आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि एनायन है तो एनायन राइट साइड में होता है। कभी भी कैटायन एनायन आप लिखते हैं तो जैसे NaCl लिखते हैं तो NaCl कैसे लिखते हैं, Na+Cl-, लेफ्ट में Na और राइट में Cl। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी यही होता है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि कैटायन बाएं साइड होता है और एनायन दाएं साइड होता है। अगर आपको लेफ्ट में ही कोऑर्डिनेट स्फीयर मिल रहा है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट स्फीयर कैटायन है, और अगर राइट में कोऑर्डिनेट स्फीयर मिल रहा है तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट स्फीयर एनायन है। और कोऑर्डिनेट स्फीयर के अगल बगल कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, लेकिन ये भी देख लेना है कि ऊपर कोई चार्ज तो नहीं दिया है। हो सकता है कि अगल बगल कुछ ना हो लेकिन ऊपर +2 या -2 कुछ ऐसा दिया हो तो वो चार्ज्ड होगा। तो हमारा जो आयोनाइजेशन स्फीयर प्लस नेम ऑफ लिगेंड प्लस नेम ऑफ Ca प्लस 8 ATE8 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, वो तो रोमन में लिखना ही है आपको। लेकिन जो ये Ca है इसका नाम कुछ आप अजीब ना लिख दें, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। जैसे आप आयरन को आयरनेट ना बोल दें, इसलिए फेरेट लिख दिया। क्रोमियम को आप क्रोमेट बोल देंगे, कॉपर को आप कॉपरेट बोल देंगे, बोलेंगे को कोऑपरेट करो, तो इसलिए मैंने क्यूपरेट लिख दिया। प्लेटिनम को प्लेटिनेट ये आप लिख देते, जिंक को जिंकेट लिख देते, निकल को निकलेट लिख देते, लेड को लेडेट लिख देते आप, तो प्लम्बेट होता है। सिल्वर को सिल्वरेट बोलते हैं आप, अर्जेंटेट होता है। कोबाल्ट कोबाल्टेट होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक कंपाउंड जो हमारा फेवरेट कंपाउंड है, बार बार हम इसको लिखते हैं, तो K4FeCN6 में सबसे पहले नाम नेम ऑफ कैटायन क्या है, पोटेशियम। हाँ बोलेंगे सर 4 पोटेशियम है, आपने पोटेशियम केवल लिख दिया। नहीं नहीं, कभी भी आयोनाइजेशन स्फीयर चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो,
चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, उसका नंबर नहीं लिखा जाता, उसको केवल नाम लिखा जाए। जैसे मान लीजिए 3 क्लोरीन है तो क्लोराइड खाली लिख दो, 3 क्लोरीन से मतलब नहीं है। वो आपका रिफ्लेक्ट करता है ऑक्सीडेशन नंबर पे, अपने आप बता देता है कि कितना पोटेशियम लेंगे तो ये ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। फिर नेम ऑफ लिगेंड कितना है, हेक्सासाइनो। अब ये क्या है, आयरन, आयरन का नाम क्या है, फेरेट। अब ब्रैकेट में भैया -6 + 4, यहाँ बचा +2। जैसे ये, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सोडियम साइनो कोबाल्ट क्लोराइड। अब दिक्कत हो जाता है कि कई बार पहला अक्षर सेम हो जाता है, सी, तो अब पहला सेम हो गया तो दूसरे से चेक करो, CY और इसमें CH, तो CH पहले आएगा तो ये ट्राई क्लोराइडो, ट्राई साइनो, ठीक है। अब क्रोमियम, क्रोमेट, ब्रैकेट में रहेगा 3 3 6 और ये हो गया +3, ये हो गया -6, तो कितना हो गया +3, तो हमारा आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम इसका नाम लिख देंगे। अच्छा, एक कुछ नाम मैंने ऐसे भी लिखे हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे भी दिए हैं जिसमें कोऑर्डिनेट स्फीयर ही कैटायन भी है और एनायन भी है। ऐसे केस में क्या करेंगे आप, तो ऐसे केस में आपको जैसे इसका लेफ्ट साइड वाले को कैटायन मानेंगे और राइट साइड वाले को एनायन मानेंगे। तो लेफ्ट साइड वाला कैटायन है तो ये कैटायन है, कैटायन की तरह नाम लिखेंगे, इसका नाम आयरन लिखेंगे और इसका नाम क्रोमेट लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से लिखते हैं, बहुत बड़ा नाम है, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो नहीं है, एमीन है, हेक्साएमीन, आयरन, ब्रैकेट छोड़ दीजिए, हेक्सा साइनो क्रोमेट, ब्रैकेट छोड़ दीजिए। अब इस ब्रैकेट में आपको क्या रखना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको ये देखा जाता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखा जा सकता है। तो आप दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर रख के देखेंगे। जैसे आयरन +2 शो करता है, +3 शो करता है, तो +2 रखिए। तो अब देखिए कुल माइनस पहले गिन लीजिए कितना है, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे माइनस है, कितना है, 6 माइनस है, 6 माइनस है, तो इसका मतलब दोनों CA पे मिला के +6 होना चाहिए। तो अगर अब आयरन को +2 करते हैं तो क्रोमियम को +4 करना पड़ेगा, आयरन को +3 करते हैं तो क्रोमियम को भी +3 करना पड़ेगा, आयरन को +4 करते हैं तो क्रोमियम को +2 करना पड़ेगा। तो आप ये विचार करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करते हैं। तो जैसे क्रोमियम +3 एंड +6 शो करता है, +3 एंड +6 शो करता है। तो अगर आप इसको +6 कर देंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल हो जाएगा तो फिर इससे जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कैटायन एनायन जुड़ेंगे तभी तो न्यूट्रल तो कर नहीं सकते। तो इसको आपको +3 करना पड़ेगा। अगर आप इसको +3 करेंगे तो ये भी क्या होगा, +3 होगा। तो इसलिए दोनों का +3। जैसे कि आप लोगों को क्या है कि कई जो है शिक्षक लोग, टीचर लोग ये बोलते हैं कि दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम है उसको डिवाइड कर दो दोनों में, 3 इसको दे दो, 3 इसको दे दो। अभी तो आपको यही लग रहा है कि 3 सर ने डिवाइड ही किया, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो और बहुत से ऐसे कंपाउंड है जो मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, इसलिए मैं ढेर सारे आपको एग्जाम्पल नहीं दे रहा यहाँ पर। एक और एग्जाम्पल मैं लेकर आपको यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। आप हमेशा उस ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर इसका स्टेबल होता है, और ये बात आपको पता चलती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, और काफ़ी हद तक हाफ फील्ड फुल फील्ड के कन्फिग्रेशन से आपको पता चल जाता है। अब यहाँ पर ये कैटायन, ये एनायन है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे डाईएमीन, डाईएमीन, सिल्वर, ब्रैकेट छोड़ दीजिए, डाईएमीन सिल्वर। अब इसका नाम है ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट,
ब्रैकेट छोड़ दीजिए। तो अब सिल्वर जो है वो केवल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो सिल्वर का तो आपने +1 बना दिया। अब टोटल पहले माइनस जोड़ लीजिए कि कितना है, तो यहाँ माइनस है नहीं, यहाँ माइनस है, ये 2 माइनस, एक ऑक्सीलेटों पे 2 माइनस होता है, 3 ऑक्सीलेटों पे 6 माइनस है। आपको टोटल 6 माइनस बैलेंस करना है। आपने इसको +1 दे दिया, जब इसको +1 दे दिया तो ये 3 है, तो 3 है तो 3 बार AG आया तो 3 प्लस ले गया, बचा कितना 3 प्लस और, तो 3 प्लस और बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसे। ये हुआ आपका नाम, ध्यान रखिएगा इसको। वर्नर थ्योरी, वर्नर ने बोला था कि भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी और दूसरी होती है सेकेंडरी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो उसको किसी भी स्ट्रक्चर में डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको थिक लाइन से दिखाते हैं। मैं अभी समझा दूंगा। तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होती है Ca के, और सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होती है Ca के। जैसे CONH3 6Cl3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो आएगा कितना 3, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3 और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई 6 हो गई। अब अगर आपसे कोई बोले कि क्या प्राइमरी वैलेंसी जो 3 है उसको 3 लिखें या +3 लिखें, तो आप बोलेंगे नहीं 3 लिखिए, +3 मत लिखिए। +3 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हाँ ये ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर है, पर ये नहीं कि ऑक्सीडेशन नंबर ही है, तो ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर लिखना है। लेकिन वैलेंसी कभी भी प्लस माइनस में नहीं होती, उसको डायरेक्ट लिखा जाता है। -3 है तो भी 3, +3 है तो भी 3। अब जैसे इस कंपाउंड का अगर मुझे स्ट्रक्चर बनाना हो, तो मैं ऐसे बना दूंगा कि भाई ये NH3 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 ऐसे बन गया, और 3 Cl है, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, किसी भी तरफ दिखा सकते हैं क्योंकि डायरेक्शनल बॉन्ड तो केवल जो है कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड ही है, तो डायरेक्शनल बॉन्ड तो कोवैलेंट है। इसको तो आप किधर भी दिखा सकते हैं डॉटेड लाइन से, क्योंकि ये तीनों आयन है और ये आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल लेके बताएं आपको, जैसे मान लीजिए कि आपका ये 4 होता, ये Cl2 होता और ये Cl होता, तो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 ही आता, और 6 लिगेंड है तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही आता, लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाता। स्ट्रक्चर कैसे बदल जाता कि स्ट्रक्चर में अब आपको 6 अमोनिया जो लिए है, आप 6 अमोनिया नहीं लेंगे, अब 2 तो आपको क्लोरीन लेना होगा। लेकिन ये क्लोरीन ऐसा लिगेंड है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर में भी चेंज हो रहा है और वो लिगेंड का भी काम कर रहा है। मतलब अगर ये 2 क्लोरीन ना होता तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता, तो इस 2 क्लोरीन की वजह से प्राइमरी वैलेंसी भी अफेक्ट हो रही है और सेकेंडरी वैलेंसी भी। तो ऐसे केस में जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों की तरह काम करता है उसमें दोनों लाइन दिखाते हैं। मतलब थिक लाइन इसलिए क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी का जिम्मेदार है, और डॉटेड लाइन इसलिए क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी का जिम्मेदार है। समझ गए? और इसमें केवल डॉटेड लाइन क्योंकि एक क्लोरीन केवल प्राइमरी वैलेंसी के साथ है, और बाकी सब में थिक लाइन क्योंकि ये सब के सब सेकेंडरी वैलेंसी। तो अब बात करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। इतना आप समझ गए होंगे।